एवरीवन, आज हम करेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 का। जो पेपर हमारा 20 जनवरी को हुआ था वो करेंगे, उसकी सीडीपी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं कि पुरुष ताकतवर, निर्णय लेने वाले और घर के मुखिया होते हैं। ये वाली बात बोल रहे हैं कि पुरुष जो है वो ताकतवर होते हैं और घर के मुखिया होते हैं, जबकि महिलाएं कमजोर होती हैं, दब्बू होती हैं, सहनशील होती हैं और केवल घरेलू काम ही कर सकती हैं। महिलाएं कैसी होती हैं? कमजोर होती है, दब्बू होती हैं और सिर्फ सहनशीलता ही कर सकती हैं, सबकी सुन सकती हैं, सबको सहन कर सकती हैं और घर के काम ही कर सकती हैं। ये किस चीज़ का उदाहरण है? ये अच्छी बात का उदाहरण तो है ही नहीं है। ना तो ये जेंडर समता है, ना ये जेंडर समानता है, ना ये जेंडर लचीलापन है। ये क्या है? जेंडर रूढ़िवादिता, कि सिर्फ लड़कियां ये करेंगी, लड़के ये करेंगे, ऑलरेडी लोगों ने डिसाइड कर रखा है, तो ये रूढ़िवादिता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब आते क्वेश्चन नंबर 17 पे। बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चों में जो आकलन करते हैं उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कि मूल्यांकन केवल अंक के रूप में मात्रात्मक होना चाहिए, या फिर अंक कक्षा की गतिविधियों के दौरान मूल्यांकन किया जाना चाहिए, या बच्चों का अवलोकन आकलन का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, या फिर आकलन को बच्चों के सीखने की निरंतरता को समझने पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि बच्चों का अवलोकन आकलन का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। सिर्फ अवलोकन से ही आकलन करें, ये वो बोल रहा है कि सिर्फ, जबकि हमें तो ये सही हो जाएगा क्योंकि हमें नहीं बताना है। जबकि मूल्यांकन तो हमें हर एक्टिविटी के हिसाब से देना चाहिए। मात्रात्मक भी होना चाहिए, गुणात्मक भी होना चाहिए, क्लास में भी होना चाहिए, क्लास के बाहर भी होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बातें हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। अभिकथन और तर्क। अभिकथन है शिक्षकों को व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए पाठ्यचर्या और आकलन के तरीके को लागू करने में लचीलापन होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि शिक्षक को बच्चों की जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए, उनके हिसाब से पाठ्यक्रम बनाना चाहिए और उसमें लचीलापन करना चाहिए। कि ये टीचर को ये डिसाइड करना चाहिए कि ये बच्चे की कैपेबिलिटी ये है, ये इस तरीके से सीखता है, इसको ये सिखाना है, इसको ये सिखाना है। तो बच्चों के हिसाब से उनको हमने पाठ्यक्रम में लचीलापन लाना चाहिए। तर्क है कि बच्चों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार किया जाना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। ये वाली बात बिल्कुल सही है कि बच्चों में जो भी भिन्नता है, जो बच्चों में जो भिन्नताएं पाई जा रही हैं उनको मानना चाहिए कि हाँ भाई, एक बच्चा इस चीज़ में कैपेबल है, एक बच्चा इस चीज़ में कैपेबल है। यही नहीं है कि भाई मैथ, तेरे को भी मैथ आना चाहिए, तेरे को भी मैथ आना चाहिए। नहीं, उसको मैथ में इंटरेस्ट है तो उसको साइंस में इंटरेस्ट है, तो उसका सम्मान करना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए। तो दोनों बात सही है, एक दूसरे के लिए भी सही है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाए। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19। वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को, जो वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थी हैं उनको अलग अलग स्कूलों में अध्ययन का प्रावधान लिया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी संज्ञानात्मक क्षमता अन्य छात्रों से मेल नहीं खाती। ऐसी बात नहीं है कि उनको अलग स्कूल में ही भाई अलग अलग अध्ययन करो, तुम जो है नॉर्मल बच्चों की तरह तुम्हारी मतलब क्षमता नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, तो ये गलत है। ऑप्शन बी, सिर्फ उनको व्यवसाय शिक्षा देनी चाहिए ताकि वो अपने माता पिता का व्यवसाय बढ़ा सके। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ व्यवसाय ही शिक्षा दो। किसी का पेरेंट्स व्यवसाय करते हैं, किसी के नहीं करते, तो वो क्या करेगा बच्चा? ऑप्शन सी है कि उनको नियमित ऑप्शन डी है कि बिल्कुल भी शिक्षा नहीं देनी चाहिए। ये बिल्कुल भी गलत है। ऑप्शन सी है नियमित स्कूलों में रखा जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, नॉर्मल स्कूल में, और पाठ्यक्रम में अनुकूलित करना चाहिए, उनके हिसाब से चेंजमेंट करना चाहिए सभी छात्रों के लिए उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को सीखने में सुविधा। कहने का मतलब ये है कि नियमित स्कूल में पढ़ाया जाए, अपने पाठ्यक्रम में थोड़ा उनके बच्चों के हिसाब से चेंज करें और उनको सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में पढ़ाएं, मतलब कॉन्टेक्ट में पढ़ाएं, उनको समझा के पढ़ाएं, उनको ये पढ़ाएं, उनको मतलब दिखा के, डिसाइड करके, हर तरीके से उनकी जो सुविधा उनको जिस तरीके से हो उस हिसाब से पढ़ाया जाना चाहिए। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 20 पे आते हैं। स्कूल और समुदाय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्कूल और समुदाय के बारे में। स्कूल और समुदाय को बच्चों की भलाई के लिए मिलकर काम करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि दोनों को मिलकर बच्चों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। वंचित समुदाय के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्वक शिक्षा सुनिश्चित करने में स्कूलों की कोई भूमिका नहीं होती। बिल्कुल गलत है, ये भूमिका होती है। वंचित समुदाय के बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में समुदाय की कोई भूमिका नहीं होती। नहीं, स्कूल की भी होती है, समुदाय की भी होती है। ठीक है, बच्चों की भलाई के लिए स्कूलों और समुदाय के बीच कोई बातचीत ना होना, बातचीत नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा भाई? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं 21 पे। विशिष्ट प्रकार की विकलांगता वाले विद्यार्थियों के समावेशन के लिए उपयुक्त समंजन युक्ति का सही युग मिलान करिए। तो पहला है अधिगम कठिनाई, कार्य पूरा न कर पाने के लिए अतिरिक्त समय। ठीक है। ध्यान न्यूनता, अधिक ऋषाशीलता, व्यय जटिल, ये भी गलत है। दृष्टिवादिता को मुद्रित सामग्री देकर, नहीं। वाकवादिता, व्याख्यान विधि का प्रयोग, नहीं। तो इसमें से एक ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अधिगम कठिनाई यानी कि कार्य पूरा कर पाने के लिए अतिरिक्त समय चाहिए, पूरा काम नहीं कर पाते अच्छे से टाइम से।
समावेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, समावेशन के दर्शन का मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है? जो समावेशन के दर्शन का वो मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए उपयुक्त समंजसन, पृथक्करण, नामीकरण या फिर दोषारोपण। ना दोषारोपण है, ना किसी को पृथक्करण अलग करना है, ना कोई नामीकरण करना है कि उसको वो कर दो भाई। ये हमें क्या करना है? ऑप्शन ए उपयुक्त समंजसन करना है, उनके बीच में सामंजन करना है। ठीक है, अब आते क्वेश्चन नंबर 23 पे, कथन ए और कथन ये तर्क आर। संरचनात्मक केवल कलाकार, वैज्ञानिक, कवि जैसे व्यक्तियों तक सीमित है। मतलब उनमें क्रिएटिविटी सिर्फ कलाकारों में होनी चाहिए, वैज्ञानिक में होनी चाहिए, कवि में होना चाहिए, बस ऐसे व्यक्ति में होनी चाहिए, बाकी और किसी में नहीं होनी चाहिए। दस्ती कार्य जैसे बढ़ईगिरी व खाना पकाने में कोई सृजनात्मकता की जरूरत नहीं है। ये वाली बात भी बिल्कुल गलत है कि खाना बनाने में किसी क्रिएटिविटी की जरूरत नहीं है, बढ़ईगिरी करने में कोई क्रिएटिविटी की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन ए और आर दोनों ही बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत है। अब आते क्वेश्चन नंबर 24 पे, एक माध्यमिक स्कूली कक्षा में शिक्षकों को विद्यार्थियों को डैश लक्ष्य करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। स्कूल में एक माध्यमिक स्कूल है, उसमें हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो शिक्षक को बच्चों को किस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? असफलता के लिए, असफलता परिहार के लिए, या प्रदर्शन उन्मुखी? ना तो ये कि भाई हमें प्रदर्शन दिखाना है, नहीं नहीं भाई हम तो फर्स्ट आएंगे या हम सेकंड आएंगे, दिखाने के लिए नहीं। असफलता का तो कोई मतलब ही नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। महारत, महारत का मतलब है मास्टर। जो चीज़ हम सिखा रहे हैं उसको इतने अच्छे से सिखाए कि बच्चा उसका मास्टर हो जाए। जैसे कि हमने एक मूवी देखी थी 3 इडियट, जिसमें आमिर खान ने जो रोल किया था कि एक्सीलेंस, मतलब उस चीज़ को इतना डिटेल से समझो कि उसकी हमें पूर्णतः जानकारी हो जाए, अच्छी जानकारी हो जाएगी, हम उसके मास्टर हो जाएंगे, फिर हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें उस चीज़ हमेशा याद रहेगी, हम उसमें मास्टर हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, महारत उन्मुखी। ठीक है, 25 विभिन्न घटनाओं को समझने के लिए बच्चे द्वारा गढ़ी गई जो सहज संरचना है। मतलब कोई बात है, कोई घटना हुई है, उसके बारे में अगर बच्चा अपनी कोई राय दे रहा है, अपना कोई बात बता रहा है या उसकी सोच बता रहा है, उस पर चिंतन कर रहा है, तो उसको हमें किस तरीके से लेना चाहिए? पहला है, दर्शाता है कि बच्चे की सोच गलत है। बच्चे की सोच गलत नहीं है, वो अपने हिसाब से सोच रहा है। ठीक है, अबे को सजा देकर, सजा भी नहीं देनी है। महत्वहीन, महत्वहीन भी नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बच्चों के चिंतन की प्रक्रिया में अंतर्दृष्टि देनी चाहिए। जो बच्चा सोच रहा है, जो वो बता रहा है, उस पर ध्यान देना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि हाँ भाई बच्चा भी सोच रहा है, उसकी भी सोच ठीक है अपने हिसाब से जो भी सोच रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, अधिगम में सक्रिय जुड़ाव को किस में बढ़ावा नहीं देना चाहिए? अधिगम में जो सक्रिय है, सक्रिय मतलब एक्टिव, तो किस में नहीं देना चाहिए? पूछताछ और जांच, चर्चा और बहस, अन्वेषण और प्रक्रिया। ठीक है, तो देखो नहीं पूछा है तो पूछताछ और जांच, चर्चा और बहस और अन्वेषण और प्रयोग, ये तो गलत हो जाएंगे। रट कर स्मरण करना ये सही हो जाएगा नहीं के हिसाब से। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 27 पर, बच्चों में किस प्रक्रिया के माध्यम से सबसे अच्छी तरीके से सीख सकते हैं? बच्चे कौन सी प्रक्रिया से सबसे अच्छे से सीख सकते हैं? अन्वेषण और सहयोग, निष्क्रिय, निष्क्रिय तो है ही नहीं है भाई, अनुकूलन भी नहीं, यांत्रिक रूप से अभ्यास किया जाए तो। ठीक है, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया जो विशिष्ट आयामों से सरोकार करती हैं क्या कहलाती हैं? ठीक है, लक्ष्य के लिए चरण दर चरण, तो वो हो जाएगी आपकी कलन विधि, स्वभानुभाविकता या अनुरूपता या साधन लक्ष्य विशेषण। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कलन विधि। आते क्वेश्चन नंबर 29 पे, जब विद्यार्थी नए कौशल या संप्रत्यय सीखते हैं तब एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? जटिल व बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य दे? नहीं, विद्यार्थियों को विकल्प दे कि भाई अपने हिसाब से कठिनाई स्तर करो? नहीं, ये वाली बात भी नहीं है। अमूर्त संप्रत्ययों को व्याख्यान विधि से प्रस्तुत करना चाहिए। जो चीज़ वो सीख लिया, यानी मान के चलो वो मूर्त सीख लिया है तो उसको मूर्त सिखाना है, मतलब देख के सीख रहा है, देख लिया उसने कि ये चीज़ों को देख के सीखता है, अब हमें उसकी कल्पना करके सिखाना है। मतलब जो चीज़ उसके सामने नहीं है उसकी कल्पना करके भी उसको सिखाना है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाए। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जो 2020 की है कि जैसी शिक्षा की समकालीन नीतियों में बच्चों को कौन से कौशल विकसित किए जाने का प्रस्ताव रखती है? जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो बच्चों में कौन से कौशल का प्रस्ताव रखती है? प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं रखती है, निष्क्रिय ग्रहण नहीं करती है, रटने पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती, क्या रखती है? आलोचनात्मक चिंतन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये थे हमारे CDP के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हमारे 2023 में 20 जनवरी को जो पेपर हुआ था वो। बाकी के आगे हम ऐसे ही करते रहेंगे। थैंक यू।